तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाले हैं। ठीक है, हम पहले बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, क्योंकि यह प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, टारगेट कितना है? 95% का। अच्छे से तैयारी करना है कि ताकि 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक ला पाएँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा भी लेट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ूंगा। और क्वेश्चन पहला आप लोगों को नोट करके याद करके ही जाना है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। हमें बताना है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव की जनन पद्धति में अंतर क्या होते हैं। सबसे पहले उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, किस प्रकार उत्तर लिखना है और किस तरीके से इसको याद करना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। उत्तर इसका है कि एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ तक की बातें पढ़ते हैं कि यहाँ तक क्या बोला है। बोला यह है कि एक कोशिकीय जीव होता है, उसकी अपेक्षा जो बहुकोशिकीय जीव होता है, ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। मतलब सिंपल इतनी लाइन में एक ही चीज़ आप जान लीजिए कि एक कोशिकीय जीव की अपेक्षा जो बहुकोशिकीय होता है वो ज़्यादा जटिल होता है, बस इतना। क्योंकि विशेष कार्य हेतु इनमें विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं। बहुकोशिकीय जीवन पद्धति में विशेष कार्य हेतु इनमें क्या होती हैं? विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। किनका? उत्तक का निर्माण करती हैं। किसमें? बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में। तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। और जो हमारे उत्तक होते हैं ना, उत्तक क्या करते हैं कि उत्तक संगठित होकर क्या बना देते हैं? अंग बना देते हैं। ठीक है, उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी क्या होती है? निश्चित होती है। शरीर में इनकी जो स्थिति वो भी क्या होती है? निश्चित होती है। किनकी? बहुकोशिकीय की। जबकि एक कोशिकीय जीव सरल संरचना वाले होते हैं तथा इनमें जनन की कोई विशेष कोशिकाएं भी नहीं होती हैं। कोई विशेष कोशिकाएं भी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जो कि ये प्रश्न आपको किसी कीमत पे ही क्या कर देना है, इसको तैयार करके ही जाना। मैं एक बार प्रश्न को और दिखा देता हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। हमने बहुत सारा फैक्ट बताया है कि ये इससे क्या होता है, जटिल विधि होती है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं कि इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं और यह उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं और इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। जबकि एक कोशिकीय जीव सरल संरचना वाले होते हैं और इनकी जनन की कोई विशेष कोशिकाएं भी नहीं होती हैं। बस इतना फैक्ट चीज़ें आपको याद करके ही जानी है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पूर्णरुद्ध भवन से क्या तात्पर्य है? पूर्णरुद्ध भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि पूर्णरुद्ध भवन क्या होता है और उदाहरण भी बताना है। आइए जान लेते हैं पूर्णरुद्ध भवन क्या है। तो किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्ध भवन या पुनर्जन्म कहते हैं। कोई भी जंतु, किसी भी जंतु के और कोई भी भाग कट जा रहा है और उस कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति हो जाए, उसी को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उदाहरण में जैसे हाइड्रा होता है। जो हाइड्रा आप लोगों का जंतु है, प्लेनेरिया जंतु है ना, वो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। अगर उनका भाग, अगर हाइड्रिया देखिए एक भाग है, अगर हाइड्रिया कितना भाग कट गया ना, तो ये छोटा सा भाग नए जंतु की उत्पत्ति कर देगा और वही पुनरुद्ध भवन कहलाएगा। ठीक है, हाइड्रा प्लेनेरिया। तो पुनरुद्ध भवन आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया आपको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि कोई महिला कापर टीका प्रयोग कर रही है, किसका कापर टीका प्रयोग कर रही है, तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी। और कोई महिला कापर टीका प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन को संचारित रोगों से रक्षा करेगी वह कापर टी, यह पूछ रहा है। तो ये जान लेते हैं कि क्या कंडीशंस होता है। नहीं, उत्तर क्या होगा, नहीं। यदि कोई महिला कापर टीका प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि यह केवल गर्भधारण को रोकने की क्या है, युक्ति है। जो कापर टी होता है वह सिर्फ क्या करता है, गर्भधारण को रोकने की यह क्या है, युक्ति होती है, न कि उसकी यौन को संचारित रोगों से क्या करेगी, वह रक्षा करेगी कापर टी। तो आई होप यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके ही जाना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा था यह, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। माँ के जो शरीर में जो गर्भस्थ भ्रूण का पोषण होता है वो किस प्रकार प्राप्त होता है, इसको जानना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए जान लेते हैं कैसे उत्तर लिखेंगे। कि माँ का शरीर गर्भधारण के बाद, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जो माँ का शरीर है गर्भधारण के बाद उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। माँ का शरीर गर्भधारण के बाद उसके विकास के लिए विशेष रूप से क्या होता है, अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को क्या करता है, ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है, ठीक है। इसकी आंतरिक परत क्या होती है, इसकी जो आंतरिक परत होती है क्या होती है, मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण पदार्थ तथा ऑक्सीजन मिलती है। इसके लिए एक विशेष संरचना अपरंपरा या प्लेसेंटा होती है, अम्परा या प्लेसेंटा होती है। तो देखिए इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चीज़ है। हमने क्या कहा, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो माँ का शरीर गर्भधारण के बाद उसके विकास के लिए क्या होती है, विशेष रूप से अनुकूलित होती है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह हर महीने में भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। और इसकी आंतरिक परत क्या होती है, मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण पदार्थ तथा ऑक्सीजन मिलती है। इसके लिए एक विशेष संरचना अम्परा तथा प्लेसेंटा होती है। बस इतना आपको लिख देना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना है आपको। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निषेचन न हो, क्या बोल रहा है, यदि निषेचन न हो तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या तो ऋतुस्राव क्यों होता है, यह पूछ रहा है। यदि निषेचन न हो तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होता है, या तो ऋतुस्राव क्या होता है। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी के, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार हमें समझना है, उत्तर के माध्यम से जान लेते हैं। कह रहा है कि यदि निषेचन, क्या बोल रहा है, यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत जो मोटी और उत्कीय होती है, यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत क्या होती है, जो मोटी और क्या होती है, उत्कीय होती है। यह परत धीरे धीरे क्या टूटकर योनि मार्ग से रुधिर
रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। क्या होती है? निष्कासित होती है। और इस चक्र में 1 महीने का क्या होता है? समय लगता है। यह ऋतुस्राव या रेजोधर्म कहलाता है। ऋतुस्राव की अवधि 2 से लेकर 8 दिनों की होती है। यह कह रहा है यदि निषेचन न हो तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होता है? ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत जो मोटी और उत्की होती है, यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप से क्या होती है? वो निष्कासित बाहर निकल जाती है। और इस चक्र में टोटल 1 महीने का समय लगता है। यह ऋतुस्राव या रेजोधर्म कहलाता है। और ऋतुस्राव की जो अवधि होती है लगभग कितने दिन तक रहती है? 2 से लेकर 8 दिनों तक होती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको तैयार कर लेते हैं। तो दावा करता हूँ आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़ के आने वाला नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रश्न को तैयार करके अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मानव के वृषण, क्या बोला है कि मानव के वृषण के कार्य का उल्लेख कीजिए। अब मानव के वृषण के कार्य क्या होता है? थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को कि मानव के वृषण क्या होता है, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा कि मानव के वृषण के कार्य का उल्लेख करने के लिए बोला क्या लिखेंगे उत्तर में आप कि मानव में वृषण एक नर जननांग है। मानव में जो वृषण एक क्या है? नर जननांग है। यह उदर गुहा के बाहर, किसके? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उदर गुहा के कहाँ पे? बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। क्या होता है? स्थित होता है। अब कह रहा है यहाँ पे जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जिसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन करना है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का उत्पादन करना होता है। जिसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। जिसका तापमान शरीर के तापमान से क्या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणुओं के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। जो शुक्राणुओं के निर्माण में क्या होता है? वह सहायक होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को मानव के वृषण के कार्य बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मानव के वृषण के क्या कार्य होते हैं, वृषण क्या होते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप मान लीजिए। ठीक है, सारे प्रश्नों को तैयार करके ही आप पहुँचे 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है तो आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन चीज़ों को क्लियर करते हुए बढ़ेंगे हम आगे। कह रहा है कि तंबाकू के पौधों में नर युग्मक, क्या बोला है? तंबाकू के पौधे में नर युग्मक में 24 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 24 गुणसूत्र होते हैं। अब मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? यह पूछ रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कारण होता है, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है या तो मादा युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। दोनों चीज़ हमको डिस्कस करना है। तो चलिए उत्तर के माध्यम से समझेंगे। कह रहा है कि तंबाकू के नर तथा मादा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24। और युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 48 होगी, क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, क्या? लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक जनन के कारण युग्मकों में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। परंतु निषेचन के समय नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनकों के समान हो जाती है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये वाला प्रश्न है। तो आपको तैयार करके जाना है। आपके सामने मैं उत्तर लिखा हूँ, स्पष्ट रूप से इसको पढ़ के मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बस आपको इसको नोट डाउन करके 1-2 बार क्या कर लेना है, इन चीज़ों को रिवाइज करके और क्या करके पढ़ के इन चीज़ों को जाना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। समझ रहे हैं? तो चलिए, अगर ये प्रश्न आपने अच्छे से क्लियर कर लिया
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग, देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज उत्पन्न करता है। फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज उत्पन्न करता है। तो उत्तर बहुत आसान तरीके से लिखेंगे आप कि निषेचन पश्चात अंडाशय फल। निषेचन के पश्चात जो अंडाशय फल में वह अंडाशय भित्ति में फल भित्ति में बदल जाती है और वह बीजांड द्वारा बीज का क्या करता है, निर्माण होता है। तो निषेचन पश्चात जो अंडाशय का फल होता है वो अंडाशय भित्ति के फल भित्ति में बदल जाती है, वो बीजांड द्वारा बीज का क्या कर देता है, वह निर्माण कर देता है। ठीक है, इस तरह पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज में उत्पन्न करता है, तो अंडाशय वाला भाग क्या कर देता है, उसको बीज में उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट, ये पूछिए मत, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, जो कि आपको तैयार करके जाना है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखिए। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखना है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर निम्नलिखित हैं। और सिंपल क्या करना है कि इधर आपको हेडिंग डाल देना है क्या, अलैंगिक जनन, और इधर हेडिंग डाल देना है आपको लैंगिक जनन। और 4 अंतर देखना है, सबका बारी बारी से अंतर देखेंगे हम लोग ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट क्या, अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट कि इसके द्वारा शरीर का बना कोई भाग या इससे बनी हुई विशिष्ट संरचनाएं नए जीव का निर्माण करती हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं कि अगर इसके द्वारा शरीर का बना कोई भी भाग और इससे बने हुई विशिष्ट संरचनाएं क्या करती है, नए जीव का क्या करती है, निर्माण कर देती हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। और इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में कि इस प्रकार के जनन में नर क्या कर रहा है, नर एवं मादा, इस प्रकार के जनन में नर एवं मादा युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, परंतु इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा शरीर का बना कोई विभाग इससे बनी हुई विशिष्ट संरचनाएं क्या कर देता है, नए जीव का निर्माण कर देता है। और इसमें तो आपका नर और मादा के युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हो गया पहला अलैंगिक और लैंगिक जनन में। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए दूसरा क्या अंतर है जो कि हमें समझना है बारीकी से कि यह अपेक्षाकृत सरल होता है। जो अलैंगिक जनन होता है ना वो अपेक्षाकृत क्या होता है, सरल होता है तथा संतति आनुवंशिक तौर पर जनक के क्या हो जाता है, यह समान होती है। लेकिन लैंगिक जनन है कि यह जटिल प्रक्रिया होती है, यह क्या होती है, जटिल प्रक्रिया होती है तथा संतति आनुवंशिक तौर पर जनक से क्या होता है, भिन्न होता है। यह जनक से के समान होता है और जनक से क्या होता है, भिन्न होता है। यह अंतर, दूसरा अंतर इन दोनों में पाया गया अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में, जो कि आपको नोट डाउन करके ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब कि तीसरा पॉइंट, तीसरा अंतर, तीसरा डिफरेंस कि अलैंगिक जनन में विखंडन, मुकुलन, द्विभाजन, बीजाणु जनन आदि विधियां उपयोग में आती हैं। अलैंगिक जनन में विखंडन, मुकुलन, द्विभाजन, बीजाणु जनन आदि विधियां उपयोग में आती हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें नर तथा मादा जंतुओं में के युग्मकों को क्रमशः शुक्राणु एवं अंडाणु कहते हैं, जो परस्पर मिलकर युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह तीसरा अंतर है लैंगिक जनन का। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट अब अंतर देख लेते हैं। 4 ही अंतर पूछा था कि यह जनन सामान्यतः भिन्न श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, उपस्थित होता है। यह जनन सामान्यतः भिन्न श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, उपस्थित होता है, किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है। यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, उपस्थित होता है, लेकिन उच्च श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है। क्या, अलैंगिक जनन। लेकिन इसमें क्या है, चौथा पॉइंट लैंगिक जनन में कि यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है, किंतु अगर उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है। तो
आपने देखा 4 अंतर पूछा था अलैंगिक और लैंगिक जनन में, जो कि इस प्रकार हमने बताया है। तो ये प्रश्न आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि अगर, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर प्लेनेरिया, क्या कह रहा है, अगर प्लेनेरिया या हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा, इस क्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन को इस प्रकार भी 2 तरीके से पूछ लेता है, और इस प्रकार पूछ लेगा आपको कि प्लेनेरिया में पूर्णरुद्ध भवन द्वारा अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर किस प्रकार आपको लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए उत्तर लिखना है कि यदि प्लेनेरिया या हाइड्रा को, यदि प्लेनेरिया या हाइड्रा को, ये छोटे छोटे जंतु होते हैं प्लेनेरिया और हाइड्रा को, अनेक टुकड़ों में क्या कर दिया जाए, काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा संपूर्ण हाइड्रा या प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। अगर कोई हाइड्रा प्लेनेरिया, उसके कोई टुकड़ा काट दिया जाए, थोड़ा सा भी टुकड़ा काट देंगे, तो वह हर एक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा संपूर्ण हाइड्रा प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। शरीर के नव निर्माण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्णरुद्ध भवन कहते हैं। ट्रेम्बले के अनुसार, वैज्ञानिक थे, ट्रेम्बले के अनुसार 1.6 मिमी तक का हाइड्रा का टुकड़ा पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। अगर कोई एक हाइड्रा है, उसको उसके टुकड़े अगर मैं 1.6 मिमी तक उसको काट देता हूं, तो उतना छोटा टुकड़ा भी एक पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है, उसी को पूर्णरुद्ध भवन कहते हैं, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ज़रूर से आप इसको तैयार करके ही जाएँ बोर्ड एग्जाम में। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे आप लोगों को। क्वेश्चन यह है कि पुमांग, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुमांग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि पुमांग एवं जायांग में क्या करने के लिए बोला है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे हम कि पुमांग एवं जायांग में अंतर निम्न प्रकार से है। तो एक साइड आप हेडिंग डालिए पुमांग और एक साइड हेडिंग डालिए जायांग, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे पुमांग में क्या है कि यह नर जनन अंग है। जो पुमांग होता है यह क्या है, नर जनन अंग है। वह इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और जायांग यह मादा जनन अंग है। क्या है, यह मादा जनन अंग है। वह इसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। और दूसरा अंतर क्या है इसमें कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है, जिसमें नर युग्मक या परागण बनते हैं। जिसमें क्या बनते हैं, नर युग्मक या परागण बनते हैं। लेकिन जायांग में दूसरा अंतर, अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें क्या बनता है, बीजांड उपस्थित होता है। और बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है, ठीक है, मादा युग्मक या अंड बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा विशेष प्रकार के हमने पुमांग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट किया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप इसे क्लियर कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हमने इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। सारे प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं, वादा है मेरा 2022 बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा, सारे प्रश्न आप हल करके आएंगे, मेरा वादा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।